बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी स्टूडेंट्स। जी आज हम अच्छा बेटा आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बेटा। आज हमारा टॉपिक लास्ट टॉपिक से रिलेटेड है। जो हम लास्ट टॉपिक कर रहे थे उसमें हमने वी हैव डन दी हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। हम इस पर बात कर रहे थे और हमारी क्लास का टाइम ख़त्म हो गया था फ्राइडे को। आज हम थोड़ा इससे आगे जाएंगे और हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जहाँ से हमने ये टॉपिक छोड़ा था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जी पॉली एनाइनिक, ये भी हमने कर लिया था। राइट द फार्मूला ऑफ पोटाशियम सल्फेट। जी हमने यहाँ से स्टार्ट करना था। थोड़ा अगर हम इसको एक नज़र देख लें कि हम बात करके आए थे आयंस की। यहाँ पर हमने कुछ आयंस को डिस्कस किया था जो आपने याद करने आयंस को याद करना है वो मैंने आपको कुछ यहाँ पर इसकी भी एक पिक्चर्स दी थी, वो स्लाइड में वो भी मौजूद थी। ये यहाँ पर कुछ आयंस ये हैं जो आपने याद करने हैं और जब ये याद हो जाते हैं तो केमिकल फार्मूला लिखना आसान हो जाता है और वो भी आयोनिक केमिकल फार्मूला लिखना आसान हो जाता है। कुछ मैंने ये आपको लास्ट टाइम याद करवाए थे। और फिर बाद में हमने बात की थी पॉली एटॉमिक आयंस की। Polyatomic ions, ये tightly bonded groups of atoms that behave as a unit and carry a charge. ये as a unit काम करता है polyatomic ions। जैसे कि हमने ऊपर लास्ट टाइम इस पर हम बात कर चुके हैं कि एक होते हैं कैटाइन और दूसरे आयंस होते हैं एनाइन। कैटाइन पर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज वाला एनाइन कैटाइन है। अमोनियम इसको पढ़ा जाता है और इस पे चार्ज होता है +1। इस पर चार्ज होगा +1। ये आपने याद करने हैं। इसका फार्मूला होता है NH4+1 और ये +1 इस पूरे होल पर है और ये यहाँ लिख पता है कि ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक अ यूनिट। ये एज ए यूनिट है, एक यूनिट है। ये अलग अलग नहीं पढ़े जाएंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग नहीं होगा बल्कि ये एक साथ है और इसका नाम होता है अमोनियम। ठीक है जी, ये है अमोनियम। बेटे एमसीक्यूज हैं जितने भी एडिशनल हैं, पास पेपर के हैं, बुक के हैं, चैप्टर के बीच में जो चैप्टर के अंदर लाइंस आ रही हैं उसके अंदर है। एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं, कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि एमसीक्यूज जहां से आएगा। मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड होगा, टॉपिक से हटकर इंशाल्लाह ताला एमसीक्यूज नहीं होगा। और जो आप मुझसे बार बार एक ही सवाल, मेरी समझ में ये नहीं आता, आप लोगों सबको असाइन कर दिया गया है कि सिलेबस क्या है, क्या चीज क्राइटेरिया है। मैंने तो पूरे 2 महीने पहले लिख के दिया हुआ है आपको, आपको भी दिया हुआ है। आप लेकिन बार बार मुझसे वही सवाल कर रहे हो जो हमारा टाइम जाया करने वाला है। बहरहाल आपको बड़ा शौक है टाइम जाया कराने का। +-1 वैलेंसी पॉलीएटॉमिक आयंस, इसमें एसीटेट, बाइकार्बोनेट और इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं। HCO3-1, ये HCO3 ये एक यूनिट है, ये एज ए यूनिट काम करेगा। इसके दो नाम हो सकते हैं, इसको हम बाई कार्बोनेट भी पढ़ते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसको बोलते हैं। ये है बाईसल्फेट और हाइड्रोजन सल्फर बाईसल्फाइट क्लोरेट
और हाइड्रोक्साइड हाइपोक्लोराइड, फिर है नाइट्रेट, नाइट्राइट पर क्लोरेट। लेकिन जो हमें ज्यादातर काम आएगा वो एसीटेट है, बाइकार्बोनेट है, और यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट भी, और उसका यहाँ हाइड्रोक्साइड और क्लोरेट और नाइट्रेट, ये ज्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे जब नाम लिखेंगे। -2 जिनकी वैलेंसी है वो है कार्बोनेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, सल्फेट, सल्फाइट, थायोसल्फेट, और जिसकी 3 वैलेंसी है वो है फॉस्फेट। ये नाम आपने समझ लें कि घोल कर पीने। जी, तो ये आपके तो जो हमारे पास ऐसे कार्ब जो पॉली एटॉमिक आइंस हैं जिनके नाम जब हम का फार्मूला में लिखते हैं, तो अगर हमें ये आइंस के नाम याद हैं तो फार्मूला लिखने पढ़ने में हमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। यार सारा चीजें याद करने का मतलब सब याद करना, और जाहिर है कि आप मेरे सामने मौजूद नहीं हो तो न्यूमेरिकल्स तो मैं आपको चेक नहीं कर सकता कि आप न्यूमेरिकल्स कर कैसे रहे हो। जाहिर है उन 20 एमसीक्यूज में मोल से रिलेटेड लिखा हुआ है, उसमें मोल से रिलेटेड, एवोगाड्रोस नंबर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। अब उनके अगर आपको फार्मूला बहुत अच्छे से याद हैं तो आप कैलकुलेटर पे उसको करना बहुत आसान हो जाता है। अगर वो फार्मूला याद नहीं है तो वो नहीं हो सकते। तो जितना काम मैंने आपको कराया है, मैंने कोई न्यूमेरिकल छोड़ी नहीं है, मैंने कोई डेफिनेशन आपको नहीं छोड़ी। यहाँ जो मैंने स्लाइड्स पर चीजें लिखी हैं एक्स्ट्रा ही लिखी हैं। ऐसी चीज नहीं होगी कि जो स्लाइड पे नहीं है और वो मैंने बताई भी नहीं और आपके टेस्ट में आ रही है। तो टेस्ट में सब चीजें ही आनी है। और जो आपका ये है कि आखिरी इसमें एक पार्ट है केमिकल रिएक्शंस, तो वो आज हम इंशाल्लाह ताला आज करेंगे और कल में पूरा करेंगे केमिकल रिएक्शन। राइट द फार्मूला फॉर पोटेशियम सल्फाइड। अब हमने पहले बात तो ये देखना है कि इसमें एनाइन कौन सा है और कैटाइन कौन सा है। तो पोटेशियम इसमें कैटाइन होगा और एनाइन हो जाएगा सल्फेट। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सल्फेट की वैलेंसी क्या है। ये हम ऊपर पढ़कर आए, -2। इसको हमने बैलेंस द चार्जेस, अगर हम इसको ऐसे रखते हैं +1 -2 और इनको हम बैलेंस करें तो यकीनन वो बैलेंस इस तरह होगा कि पोटेशियम 2 हो जाएगा और इसका चार्ज तो 1 ही रहा, और सल्फर वो 1 रहेगा और इसका चार्ज 2 हो जाएगा। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये 2 प्लस का है और ये 2 माइनस का है। इन दोनों को आप करेंगे तो वैलेंसी आपको की आ जाएगी चार्ज 0, और हर कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज है वो 0 ही आना चाहिए, तो चार्ज आ गया 0। इस तरह से ये पता चल गया हमें कि पोटेशियम की तादाद इसमें 2 है और सल्फर 1 है। तो अब हम आसानी से इसका फार्मूला कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट K2S। ये फार्मूला लिखने का तरीका, आसान तरीका ये होता है। अदरवाइज हम एक तरीका ये भी अपनाते हैं जो आमतौर पर अपनाया जाता है, वो इस तरह से होता है कि हम साइड बाय साइड इनकी वैलेंसी लिख लेते हैं कि ये वैलेंसी प्लस हो गई और सल्फेट की वैलेंसी हो गई -2। इस सूरत में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पे ले जाते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 2 जो है वो इधर हम लिख देते हैं, सबस्क्रिप्ट में आ जाता है, और 1
तो लिखा नहीं जाता तो 1 ही रहता है, तो फार्मूला कुछ वापस यही बन जाता है K2S। ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपको आसान लगता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथड वही जो आपको आसान लगे। यहाँ मुझे सिर्फ समझाना ये था कि ये चार्ज हमने बैलेंस किया है, तो जब कंपाउंड के ऊपर, क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल बनाने के लिए वो इसके जो 2 एटम लगाए पोटेशियम के और एक सल्फर का, मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे और ये प्लस के माइनस के 2 हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा 0। तो इस तरह जो कंपाउंड का नाम बन जाएगा, वो कंपाउंड का फार्मूला बन जाएगा, वो K2S बन जाएगा। यही चीज हम अगली में देखते हैं, वो है हमारे पास आयरन क्लोराइड। तो आयरन क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड भी पढ़ते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें से एनाइन कौन सा है और कैटाइन कौन सा है। बेटा जो आवाज जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो आप ये करें कि रीज्वाइन कर लें, रीज्वाइन करने के बाद आवाज क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आइडेंटिफाई द कैटाइन एंड एनाइन। तो आयरन इसमें कैटाइन होता है, आयरन कैटाइन हो गया, और क्लोराइड जो है वो हो गया एनाइन। अब आपने चार्ज बैलेंस किए, चार्ज बैलेंस करने के लिए ये +3 लिखा, Fe +3, ये नेगेटिव। तो यहाँ आपको क्या जरूरत पड़ रही है कि आयरन तो 3 प्लस के मौजूद है, ये माइनस का 1 था, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी माइनस के 3 होगा। तो +3 -3 कैंसिल हो गया, चार्ज आ गया 0। जब 0 आ गया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इसमें हो गया फेरिस और 3 हो गया क्लोराइड, और फार्मूला बन जाएगा फेरिक क्लोराइड या आयरन क्लोराइड। तो FeCl3। मैं यहां तक अभी आपको जो समझाने की कोशिश में हूं, सिर्फ ये बात समझा रहा हूं कि हम किस तरह से इस सब क्रिप्स को डिफाइन कर रहे हैं कि सब क्रिप कहां से आ रहा है। क्योंकि जब हम केमिकल रिएक्शन मैंने छोड़ा हुआ है अभी, जब मैं कराऊंगा तो जब आपको समझ आएगा और ज्यादा कि केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट्स आमतौर पर सवाल करते हैं, सर ये यहाँ पर तो 2 आया था, यहाँ नहीं आया था, ये कैसे हो गया। तो ये जो चीज है, ये जो आ रहा है, ये असल में इसकी वैलेंसीज का खेल है सारा, और वो वैलेंसीज आपको पहले से याद होंगी तो आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो। ये इल्हाम नहीं होगा, वैलेंसीज जो मैंने आपको लिखवाई है वो आपको लाजमी याद करनी होंगी। बगैर वैलेंसी के याद किए आप इसको नहीं चल सकते। तो राइट द फार्मूला फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। अब फिर एक दफा हमने क्या देखना होगा कि इसमें से कैटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है। तो कैटाइन इसमें है कैल्शियम, और फिर हमें याद रखना होगा कि कैल्शियम के ऊपर चार्ज कौन सा है, और कार्बोनेट एनाइन है, और फिर हमें कार्बोनेट को देखना होगा कि कार्बोनेट का चार्ज कौन पर क्या है। तो सबसे पहले आ जाएं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि एनाइन और कैटाइन। तो कैटाइन इसमें है कैल्शियम, और कैल्शियम पर चार्ज होता है +2, ठीक है। और इसी तरह से कार्बोनेट, ये पॉली एटॉमिक आइन है, जो हमने पहले अभी कुछ देर पहले याद किए हैं, पॉली एटॉमिक आइन। तो पॉली एटॉमिक आइन ये एज ए 1 यूनिट कंसीडर किया जाता है। कार्बोनेट इसको हम पढ़ते हैं और इस पे चार्ज होता है -2। चार्जेस को बैलेंस किया तो ये आपको पता है कि +2 और -2 ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ दिखा देते हैं कि चार्ज +2 चार्ज -2 ये दोनों बैलेंस हो गए, चार्ज आ गया 0। तो इस लिहाज से जो कंपाउंड का फॉर्मूला बना वो बना CaCO3, क्योंकि चार्जेस कैंसिल हो गए। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। पॉली एटॉमिक आइन का मतलब है जिनमें 2 से ज्यादा एटम इन्वॉल्व हो, वो पॉली एटॉमिक आइन कहलाते हैं। और जो मैंने शुरू की स्लाइड्स में दिखाया था, और जिसको मजीद इसमें पिछली स्लाइड्स को देखना हो, पढ़ना हो, वो लास्ट फ्राइडे का एक लेक्चर था जो क्लास रिवीजन वो किया गया था, एक्स्ट्रा क्लास ली गई थी, क्योंकि लास्ट ट्यूसडे को शायद क्लास नहीं हुई थी।
तो उसकी क्लास फ्राइडे को ही थी। तो वो फ्राइडे की क्लास में जाकर आप जहां ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वहां से वो चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम आगे आते हैं जी। हम एक और मिसाल लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट ये फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, तो फिर एक दफा हम ये देखते हैं कि इसमें से कैटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है। तो डेफिनेटली अब तक याद हो चुका होगा आपको कि इसमें से कैटाइन सोडियम है और कार्बोनेट एनाइन है। सोडियम के ऊपर जो चार्ज होता है, सॉरी ये सोडियम था लेकिन इस पे कैल्शियम लिखा आ गया है, तो जरा इसको हम चेक कर दें। जी, तो सोडियम के ऊपर चार्ज +1, कार्बोनेट अभी अभी हमने किया है उसके ऊपर पॉलीएटॉमिक आयन है और इस पर चार्ज होगा -2। चार्ज बैलेंस किए तो सोडियम +1, कार्बोनेट -2। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमने कोएफिशिएंट 2 लगाया, तो 2 1 2 ये हो जाएगा पॉजिटिव का 2 और 2 1 2 ये हो जाएगा नेगेटिव का 2। ये दोनों पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 आर कैंसिल्ड और इसका चार्ज हो जाएगा कंपाउंड का 0। इस लिहाज से जब हम देखेंगे इसका फार्मूला बनाने के लिए, तो सोडियम एटम हो गए 2 और कार्बोनेट एटम रहा 1। तो फार्मूला बन गया Na2CO3। तो ये एक और फार्मूला बना सोडियम कार्बोनेट। अब हमारे पास जो हम बात लेकर चले थे, जो हमने अपना टॉपिक शुरू किया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, अभी आयोनिक फार्मूला था, हाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे लिखते हैं, ये जरा डिफरेंट होता है। इससे पहले हमने आयोनिक फार्मूला लिखा था, अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने की प्रैक्टिस में आ रहे हैं। याद रहे वो जो हमने पहले प्रैक्टिस की वो आयोनिक फार्मूलास की प्रैक्टिस की। अब हम कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। Molecular formula indicates the numbers and kinds of atoms present in a molecule of a compound, like carbon monoxide, silicon dioxide, boron trifluoroboron या boron trichloride, कार्बन डाइसल्फाइड एक्सेट्रा। तो इनके फार्मूला कैसे लिखे जाते हैं, तो ये यहां हम देख लेते हैं कि बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। बाइनरी का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ दो एलिमेंट्स मौजूद हो। बाइनरी का मतलब जिनमें सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स मौजूद हों, वो कहलाते हैं बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। बाइनरी मीन्स 2 एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल का मतलब होता है 2 नॉन मेटल्स। तो याद रहे मॉलिक्यूल आमतौर पर 2 या 2 से ज्यादा नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। तो इसलिए इनके जब फार्मूला लिखा जाता है वो डिफरेंट होता है आयोनिक फार्मूला से। इस पे कोई आयोनिक चार्ज नहीं होता, जैसे कार्बन है या ऑक्सीजन जहां नजर आ रहा है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। नेमिंग बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स लाइक दैट, इसमें हम कुछ प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू शो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल। प्रीफिक्सेस हम यूज कर रहे हैं किस लिए, कि इसमें एटम्स कितने इन्वॉल्व हैं। लाइक कोवलेंट प्रीफिक्सेस क्या होगा, मोनो, मोनो, नो प्रीफिक्स, मोनो आमतौर पे इस्तेमाल कम किया जाता है। पहले एलिमेंट के लिए हम मोनो इस्तेमाल नहीं करते, जो पहला एलिमेंट होता है वो अभी और डिटेल में आ रही है बात। मोनो का मतलब होता है 1, डाई, डाई का मतलब हो गया 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9 और डीका 10।
ये इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं इनके प्रीफिक्सेस, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डिका। और ये हम किस में लेते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा, मोनो वगैरह इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक कंपाउंड है कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसका जो नाम आएगा वो रहेगा, कार्बन पहले के साथ रहेगा और मोनो, क्योंकि ये एक ऑक्सीजन है तो वो आएगा मोनो ऑक्साइड। नो मोनो प्रीफिक्स इज यूज्ड ऑन फर्स्ट एलिमेंट। हम पहले एलिमेंट के लिए मोनो यूज नहीं करेंगे, सही है? किसी भी कंपाउंड के नाम में प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले आने वाले। किसी भी कंपाउंड के पहले एलिमेंट के साथ हम मोनो यूज नहीं कर रहे हैं। यहां हमने मोनो कार्बन नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा दूसरे एलिमेंट का नाम। कार्बन सिंपल पढ़ा, मोनो ऑक्साइड क्योंकि इसमें ये ऑक्साइड एक था। इसी तरह मोनो मीन्स वन ऑक्सीजन, तो ये हमने बता दिया कि इसमें ऑक्साइड वन है। अब यहां जो ऑक्साइड आपसे ड्राइव किया जा रहा है वो आयनिक से ही किया जा रहा है, ये भी याद रहे। वहां हम पढ़कर आए थे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ये हम पढ़कर आए थे। हाइड्राइड, ऑक्साइड, ये सब पढ़कर आए थे। तो ऑक्साइड वहां से ही ड्राइव किया गया और ये है कितने? एक। तो हमने लगाया मोनो ऑक्साइड। और अगर फार्मूला होता ऐसा CO2, तो अब कार्बन तो अपनी जगह पर ही रहा कार्बन, लेकिन ऑक्सीजन दो हो गए, तो अब अपने इसका नाम की प्रीफिक्स भी लगा दिए दो, डाई, डाई ऑक्साइड। तो डाई एक्सप्रेस कर रहा है दो ऑक्सीजन एटम को, और ऑक्साइड मैंने जैसे बताया कि ड्राइव हमने कहां से किया हुआ है, जब हमने इसके वैलेंसी में नाम पढ़े थे। तो नो मोनो प्रीफिक्स इज यूज्ड ऑन फर्स्ट एलिमेंट, हमने फर्स्ट एलिमेंट के लिए यूज नहीं कर रहे, बल्कि दूसरे एलिमेंट के लिए हम यूज करेंगे डाइऑक्साइड। डाई मीन्स टू ऑक्सीजन एटम्स। इसी तरह यहां आ जाएं, अब पहले एलिमेंट के साथ मोनो नहीं है, डाई है, और दूसरे के साथ आ गया मोनो, तो अब दूसरे को मोनो नहीं कहेंगे, हम पहले वाले को कहेंगे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। मोनो का मतलब जैसे कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ज्योमेट्री के अंदर कि ये मैं अगर a लिख दूं तो इसकी पावर भी एक होती है, इसकी बेस भी एक होती है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना मैं यहाँ एक लिखता हूँ ना इसकी पावर में एक लिखता हूँ। तो इसीलिए मोनो को आमतौर पर हम इंडिकेट नहीं करते, क्योंकि मोनो का मतलब ही एक है और एक को हम आमतौर पर लिखते नहीं है। तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो डाई मीन्स टू नाइट्रोजन एटम, डाई लगा था नाइट्रोजन के साथ, तो डाई का मतलब दो, तो दो नाइट्रोजन एटम है ऑक्साइड। तो ऑक्साइड के आगे कुछ नहीं था, मोनो डाई नहीं था, तो इसका मतलब हो गया ये एक ही है। अब हमारे पास है केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? अब जो इतनी देर के साथ हमने ये काम किया कि जहां मेरा टॉपिक ये था केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशन से पहले मैंने मुनासिब समझा कि केमिकल फार्मूला लिखना आना चाहिए, ताकि जब हम केमिकल इक्वेशन को करें तो आप मुझसे ज्यादातर ये सवाल ना करें कि सर यहाँ तो 2 नहीं था, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 नहीं था, राइट हैंड साइड पे ये 2 कहां से आ गया, 3 कहां से आ गया। तो कम से कम अब मेरा ख्याल है कि ऐसा सवाल कोई नहीं करेगा। हाँ, सवाल वही करेगा जिसने अभी तक वैलेंसीज को याद नहीं किया, वैलेंसीज के नाम याद नहीं किए, पॉली एटॉमिक आइंस याद नहीं किए, उनके नाम याद नहीं किए, उनके जो चार्जेस हैं वो याद नहीं किए। तो अच्छी तरीके से समझ लो कि केमिकल फार्मूला, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शंस ये बेस्ड करते हैं केमिकल फार्मूला पर। अगर आपको केमिकल फार्मूला याद है तो आप नाम से केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं, और अगर आपको आइंस, पॉलीएटॉमिक आइंस की वैलेंसीज वगैरह याद नहीं है
तो नाम से केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख सकते। फिर इसी तरह से केमिकल इक्वेशन भी समझ में नहीं आएगी। तो केमिकल इक्वेशन होती क्या है? केमिकल इक्वेशन है, अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड of describing the chemical reaction in terms of symbols and formula of reactants and product। यहां हम फार्मूला, मैंने पहले बताया कि केमिकल फार्मूला हम बहुत अच्छी तरह से समझ कर आ चुके हैं। तो हम बहुत अच्छी तरीके से फार्मूला, केमिकल फार्मूला, आयोनिक भी समझ के आ गए और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी समझ के आ गए। अब मेरा ख्याल है आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, और जिनको फिर मैं बता रहा हूँ परेशानी होगी वो अपने जिम्मेदार खुद हैं। और खुद इसलिए हैं कि मैंने उनको बहुत सारे यहाँ पर आयंस, उनके नाम, उनकी वैलेंसीज बता दी हैं, वो अब याद करें। जैसे कि अब यहाँ हमने वर्ड यूज किया रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या होंगे? The starting substance are called reactants and are always written on the left hand side। तो reactant स्टार्टिंग सब्सटेंसेस हैं और ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे जाएंगे। प्रोडक्ट, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म आर नोन एज प्रोडक्ट्स and are always written on the right hand side of the equation। प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड पर लिखी जाएगी और बीच में आएगा एक एरो जो इंडिकेट करेगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गई फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ। हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन हम किस तरह लिखते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया है कि रिएक्टेंट आर शोन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स ऑन राइट हैंड साइड, और reactants and product are separated by an arrow। reactant and product are taken in molar quantities। ये हम हमेशा मोलर क्वांटिटीज में लेंगे, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, इस तरह से, और यही कहलाएगा इसका कोएफिशिएंट। केमिकल रिएक्शन, ये एक केमिकल रिएक्शन। अब हम ये देख सकते हैं कि ये रिएक्टेंट है राइट हैंड साइड पे और एरो सेपरेट कर रहा है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से, जो कि है लेफ्ट हैंड साइड पर। रिएक्टेंट हमने लिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए तो इन्होंने बनाया वाटर का मॉलिक्यूल। और अब मुझे समझ आता है कि आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी कि ये 2 क्यों आया, आप सब लोगों को पता है ये किस तरह से हुआ है। तो ये बन गया हाइड्रोजन ऑक्साइड और वाटर। इसी तरह से द मीनिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसकी मीनिंग क्या है, क्या बताना चाहता है? तो सिंपल इसका है ये फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल रिएक्शन, द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ये हमें पहली चीज तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बता रहा है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से मुराद उनकी स्टेट्स भी हो सकती है, रिएक्शन भी हो सकता है। ये रिएक्शन के जो भी हम आ रहे हैं जी, द रिलेटिव नंबर्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें बताएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर्स, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर होंगे। दो चीजें इंपॉर्टेंटली हमें बता रहा है। पहली चीज हो गई रिएक्टेंट का नेचर और प्रोडक्ट की नेचर। दूसरी चीज हो जाएगी रिलेटिव नंबर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट के नंबर और प्रोडक्ट के नंबर, जिसको आप आगे जाकर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो ये बात यहां तक हमारी खत्म हुई आज का टॉपिक। हाँ, अब इसमें से जिसने भी मेरे से कोई इन स्लाइड्स में से कोई स्लाइड देखनी है, क्योंकि मैं आप अगले टॉपिक पे आऊंगा केमिकल रिएक्शंस पर, तो उससे पहले अगर आप 5 मिनट में ये पूछना चाहें, समझना चाहें, तो जल्दी से मुझसे पूछ सकते हैं। हरी अप, वरना फिर हम अपने अगले लेक्चर्स की तरफ आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा लेक्चर्स यहाँ पर ही खत्म हुआ। हम आ रहे हैं जी अगले लेक्चर्स की तरफ।
प्रीफिक्स की बेटा मैंने मीनिंग बताई तो है, पहले पहले, बिफोर। अगर किसी के साथ किसी भी अल्फाज से पहले लगता है तो वो प्रीफिक्स कहलाता है, और अगर कोई अल्फाज मीनिंग चेंज करने के लिए एंड में लगता है तो वो सुफिक्स कहलाता है। ये कौन सी स्लाइड्स की बात हो रही है जनाब? सोडियम कार्बोनेट वाली की बात कर रहे हो आप? ये वाली आपने बात की थी जी। तो सोडियम कार्बोनेट, आइडेंटिफिकेशन होगी कैटाइन और एनाइन। तो सोडियम कैटाइन, सोडियम कैटाइन है और इसकी वैलेंसी होती है +1। कार्बोनेट एनाइन और इसकी वैलेंसी होती है -2। इस सूरत में आपने चार्जेस को बैलेंस करने के लिए सोडियम आयन लिखा और पॉलीएटॉमिक आयन यानी कि कार्बोनेट आयन लिखा। अब जब आपने इसकी चार्ज को लिखा, ये +1 है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है ब्रैकेट में, और इसके चार्ज को लिखा, कार्बोनेट के चार्ज को लिखा तो -2 ब्रैकेट में नजर आ रहा है। अब इसको -2 में करने के लिए हमने कोएफिशिएंट लगाया 2 और इस चार्ज को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब होगा कि सोडियम एटम 2 हो जाएंगे। अब तो ये सोडियम एटम 2 हो गए। कार्बोनेट क्योंकि पहले से चार्ज इसका 2 था, वो 2 ही रहा। चार्ज कंपाउंड के ऊपर 0 आना चाहिए। अगर कंपाउंड पे चार्ज 0 नहीं आएगा और उस पर कोई ना कोई चार्ज रह गया तो वो पॉली एटॉमिक आयन कहलाएगा। तो हम पॉली एटॉमिक आयन नहीं बना रहे थे, हम तो कंपाउंड का नाम लिख रहे थे। तो हमने इसके चार्जेस को बैलेंस किया तो ये हो गया 0, जिसका मतलब हुआ कि सोडियम 2 है और कार्बोनेट 1 है। कार्बोनेट एज ए 1 यूनिट कंसीडर किया जाएगा जिसके ऊपर चार्ज है -2। अब क्योंकि सोडियम हो गए 2, तो सब क्रिप के तौर पे हमने लिखा 2, जो कि सोडियम के लोअर साइड पे राइट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे 2, और ये कहलाता है सबक्रिप्स। ठीक है। और ये कार्बोनेट क्योंकि ये 1 यूनिट था, ये ऐसा का ऐसा ही रहा। इसमें फिर कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया था कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखने में फिर आपको लगता है कि हम कोई गलत ना हो जाए। ये सोडियम लिखा, सोडियम पे चार्ज पॉजिटिव लगाया। कार्बोनेट को कंसीडर करेंगे 1 यूनिट के, तो वो हम इसके कार्बोनेट ऐसे लिख देते हैं, -2 हो जाएगा। अब हमने ये किया कि इसके चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चार्ज उठ के यहाँ आ जाएगा, और ये क्योंकि एक पूरा यूनिट है, ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा, और 1 हम आमतौर पे लिखते नहीं हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Na, और ये हो गया 2, इसका चार्ज यहाँ आ गया, और ये CO3। आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ये मुझे लगता है कि आसान है, जो मैंने पहले कराया है आपको, और अगर आपको ये आसान लगता है तो आप ये। बेटा वैलेंसी याद करो, ये सवाल करने से पहले आपको वैलेंसी याद करनी पड़ेगी। मैं समझा आपको क्या रहा हूं कि वैलेंसी याद करो, वैलेंसी याद करो। तो बस अस्तगफुरुल्लाह, याद भी कर लिया करो बेटा। तो इसको हम यहाँ पर रोकते हैं, खत्म करते हैं, ये हमारा लेक्चर्स खत्म हुआ। अगले लेक्चर्स में हम आते हैं तो जी, हम जी जो
नेक्स्ट है, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये वाली जो अब मेरे स्लाइड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की स्लाइड है वो आपको शेयर हो रही है? तो अब तक जो हमने इस चैप्टर से जो डिस्कस कर लिए, हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये डिस्कस कर लिया, डेफिनेशंस हमने ये कर ली। अब आपको ये यहाँ मैं एक मर्तबा फिर आप सब लोगों को बता दूं, जबकि आपको सब लोगों को एसएमएस पहुंच चुका है, जो सेकंड टेस्ट का स्टफ है उसके बारे में सबको पता है, लेकिन पूछना बहुत जरूरी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पहला टॉपिक था, ये हमारा पहला टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये फर्स्ट चैप्टर के साथ इंक्लूड था और ये वहां हम कर चुके। अब जो रिमेनिंग टॉपिक हैं, सारे ये रिमेनिंग टॉपिक्स केमी यानी डेफिनेशन जितनी भी हमने पढ़ी थी, एटम की, एटॉमिक मास की, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, मोलर मास, मोल, एवोगैड्रोस नंबर प्लस न्यूमेरिक, ये याद रहे प्लस न्यूमेरिक, वो भी उसमें इंक्लूड है। जैसे कि मैंने कहा कि मोल और एवोगैड्रोस नंबर की न्यूमेरिक मैंने आपको सबको कराई है, लेकिन जाहिर है कि मैं आपको देख तो नहीं सकता, इसलिए वो मैंने एमसीक्यूज के तौर पर आपको न्यूमेरिकल्स दी हैं। मोल की भी मौजूद हैं, एवोगैड्रोस नंबर की भी न्यूमेरिक मौजूद है। तो आपने इसके फॉर्मूलाज को बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। इसमें केमिकल रिएक्शंस ये भी हम कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये भी हम आज ही करेंगे, और अगर ये आज नहीं हो पाएगा तो ये दो टॉपिक हमारे रह जाएंगे, जो इसका रिमेनिंग पार्ट आज और कल हम पूरा करेंगे। ये तीन टॉपिक जो आपको ग्रीन पे नजर आ रहा है, इसके अलावा जो ब्लू में जितने भी टॉपिक हैं वो हम कर चुके। केमिकल इक्वेशन हमने अभी खत्म किया, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, और इसके साथ एक इजाफी पूरा लेक्चर हमने किया है, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला, ये हमने किया है। बैलेंसीज मैंने आपको लिखवाई हैं, वो वहां से आप स्लाइड से कॉपी करें और वो बैलेंसीज लाजमी लाजमी याद करें। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल रेशियो बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हमने मोल रेशियो की न्यूमेरिकल सारी की हुई है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ी, इसके लिए मैंने असाइनमेंट भी आपको दी थी, तो वो भी एक तरह से आपके पास मौजूद है। तो अब समझ लें कि 2.2 से लेकर 2.46 तक ये तमाम का तमाम स्टफ जो है आपके पास टेस्ट में मौजूद है, न्यूमेरिकल की सूरत में भी और थ्योरी की सूरत में भी। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो आज हमारा जो तीन के रिमेनिंग टॉपिक हैं, और कल इंशाल्लाह ताला ये आपका चैप्टर एंड हो जाएगा, तो इस तरह हम दो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। तो आज हमारा होगा केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है जी, और एक इसमें टॉपिक आज क्योंकि हम ये करेंगे तो कल के लिए टॉपिक रह जाएगा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। जी, केमिकल रिएक्शंस, और इसको हम आमतौर पे कहते हैं केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन और या केमिकल चेंज। एनी चेंज which alters the composition of a substance is a chemical change। अब चेंज किसी भी तरह से आ रही है, तो वो चेंज जब आएगा तो उसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाएगी। जो भी सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं केमिकली, तो केमिकली कंबाइन होने पर जो सब्सटेंस की कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी। बेटा सिद्रा आप रिज्वाइन कर लें, आवाज क्लियर हो जाएगी। तो सब्सटेंस की कंपोजिशन चेंज हो जाने का नाम होता है केमिकल चेंज। आमतौर पर हमने शुरू में पढ़ा था एक फिजिकल चेंज होती है जिसमें कंपाउंड या सब्सटेंस की कंपोजिशन तब्दील नहीं होती। जैसे कि अगर मैं कहूं कि वाटर, वाटर को फ्रीज कर दें तो उसकी स्टेट चेंज होगी। वाटर का जो फॉर्मूला है यानी कि H2O, ये चेंज नहीं होगा। सिर्फ इसको फ्रीज करने से इसकी
स्टेट चेंज होगी और वो बन जाएगी सॉलिड स्टेट। और अगर हम इसको कर दें क्या कहते हैं उसको, हीट कर दें, हीट करने पर ये वेपोराइज्ड हो जाएगा, वेपर्स फॉर्म में आ जाएगा, और जिसका मतलब होगा कि गैसियस फॉर्म में आ गया। तो इस सूरत में भी इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। केमिकल रिएक्शंस में हो क्या रहा है, आपने आमतौर पर देखा होगा कि अगर आप हवा में आयरन को रख दें, एग्जाम्पल के तौर पर आपने कुछ देर के लिए आयरन को हवा में छोड़ दिया, ठीक है जी। आपने आमतौर पर देखे होंगे आयरन के बने हुए दरवाजे, खिड़कियां और दूसरे अप्लायंसेस, उनके ऊपर ब्राउनिश कलर का, रेड ब्राउनिश कलर का रस्ट आ जाता है, जिसको हम उर्दू में जंग कहते हैं। तो जंग आने की वजह यह हुई कि जब आयरन को हवा में छोड़ दिया तो आयरन ने हवा से रिएक्शन किया। हवा में जो मौजूद होगी ऑक्सीजन, ये सिर्फ ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करेगा, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और इस सूरत में आयरन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आयरन ऑक्साइड में। अब जो आयरन ऑक्साइड बना उसमें ना तो आयरन की प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी और ना ऑक्सीजन की। अब डेफिनेटली जो प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी वो रेडिश ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस बन गया है, यानी आयरन ऑक्साइड, ये प्रॉपर्टीज अब आयरन ऑक्साइड की होंगी। अब आयरन का मतलब भी बेटा नहीं पता, माशाल्लाह। आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ मॉइस्चर की फॉर्म में, तो इसने कंपाउंड बनाया आयरन ऑक्साइड। आयरन का मतलब वैसे लोहा होता है, लोहा, और आयरन एक और होता है जिसको इस्त्री कहते हैं, जिससे हम प्रेस करते हैं, लेकिन यहां पर केमिस्ट्री की फॉर्म में आयरन लोहे को कहेंगे। तो आयरन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है हवा में मॉइस्चर की फॉर्म में, और ये बनेगा आयरन ऑक्साइड। तो जो हमने ऊपर पढ़ा कि एनी चेंज विच alters the composition of a substance is a chemical change। अब उसने अपनी कंपोजिशन चेंज कर ली। तो जल्दी से कौन मुझे लिख के बता रहा है आयरन ऑक्साइड का फार्मूला, जल्दी से। आयरन ऑक्साइड का फार्मूला अभी अभी हम लिख कर आए, जरा बताइएगा कौन बताएगा जी आयरन ऑक्साइड का फार्मूला। ये मैंने आपको जो लिखवाया हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला, वो इसी वजह से लिखवाया कि अब आपको जब तक के फार्मूला याद नहीं होगा आप यहां लिख नहीं पाएंगे। और वहां जो दूसरी या तीसरी एग्जाम्पल थी उसमें आयरन क्लोराइड मैंने लिखवाया था, लेकिन यह है आयरन ऑक्साइड। तो जल्दी से कौन लिख रहा है जी, शाबाश। देखे जी किसने समझा है बात को। गुड, अब्दुल शमशेर, एम आई राइट? ओके जी, गुड अब्दुल शमशेर, वेरी गुड। ये है वैलेंसी याद करने का फायदा। आपने वैलेंसी याद की हुई है तो आपको आयरन ऑक्साइड का फार्मूला आ गया Fe2O3। ये इसका सबस्क्रिप्ट है, ये इसका कोएफिशिएंट है, और इस बात को डिस्कस हमने करना है जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होंगे। ये बैलेंस इक्वेशन है जिसमें फेरस ने रिएक्शन किया है ऑक्सीजन के साथ और उसने बना दिया फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। दोनों नाम इसी के हैं, फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। अब ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है जो फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की सूरत में है, ये इंटायरली डिफरेंट है अपने इन दोनों कंपोनेंट से। जब इसको अलग करेंगे तो ये वापस निकल आएगा, आयरन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, लेकिन जब तक इसको अलग नहीं कर रहे ये रहेगा रेड ब्राउनिश आयरन ऑक्साइड, इसका कलर रहेगा रेड ब्राउन। तो ये रेड ब्राउन और बना क्या Fe2O3, और इसने क्या काम किया है, alters the compositions of a substance।
इसने अपनी कंपोजिशन को ऑल्टर्स कर लिया, चेंज कर लिया। क्लियर है जी जनाब? आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेवरल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अगर हम केमिस्ट्री में देखेंगे तो बहुत सारी टाइप्स केमिकल रिएक्शंस की हमें नजर आती है, लेकिन क्योंकि हम अभी इनिशियल स्टेज पर होते हैं और इनिशियल स्टेज पर हम चंद रिएक्शंस को यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि कॉमनली बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड कॉमनली इनटू 5 डिफरेंट टाइप्स। हम यहाँ सिर्फ कॉमनली जो 5 टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। 5 डिफरेंट टाइप्स वही रहेंगी हमारे पास, हमने उन्हीं को डिस्कस करना है। नंबर 1, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई सब्सटेंस है जो कि सब्सटेंस डीकंपोज हो रहा है, यानी ब्रेकअप हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। एडिशन रिएक्शन, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन का समझ लो कि रिवर्स प्रोसेस है, यहां पर एडिशन हो रही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी इसको कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें एक एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम्स रिप्लेस हो जाएगा दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से, लेकिन ये सिंगल ही होगा। और एक होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें दोनों पार्टनर्स अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज करेंगे। और पांचवा होगा कंबस्शन रिएक्शन। पांचवा क्या रहेगा? कंबस्शन रिएक्शन। और ये आमतौर पर जितने भी फ्यूल्स हैं, चाहे वो इनसाइड द बॉडी बर्न हो या आउटसाइड द बॉडी, तमाम फ्यूल्स की बर्निंग जो है वो पहुंच जाती है कंबस्शन रिएक्शंस के अंदर। लेट्स गो फर्स्ट डिस्कस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: a reaction in which a chemical substance breaks down its form two or more simpler substances is called a decomposition reaction। जैसे कि मैंने अभी शुरू में कहा था कि डीकंपोजिशन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सब्सटेंस, जो केमिकल सब्सटेंस है, एक केमिकल सब्सटेंस है वो ब्रेक होगा दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में। एक केमिकल कंपाउंड ब्रेकअप हो जाएगा दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, और इसको हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। मिसाल के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट एक सब्सटेंस, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट किया कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये डीकंपोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड में। ये पहला टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और दूसरा टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेकअप हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये इस तरह से हम इसको पहले वर्ड इक्वेशन देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया, जैसे कि अभी हमने राइट द इक्वेशन में पढ़ा था कि रिएक्टेंट साइड लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं और प्रोडक्ट साइड राइट हैंड साइड पर होते हैं। प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से अलग करने वाली चीज वो एरो होती है, वो ये रहा। इसको हीट करा, ये हमने ऊपर लिख दिया है कि हीट किया गया है, तो ये ब्रेकअप हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इसका केमिकल फार्मूला आप लिखना चाहें तो सिंपल आपको इक्वेशंस, वहां फिर मैंने एक बार तबा वही बताना है आपको कि जो लोग जल्द से जल्द वैलेंसीज को याद कर लेंगे वो आसानी से केमिकल फार्मूला लिखने के काबिल हो जाएंगे और वो लिख पाएंगे।
कैल्शियम की वैलेंसी +2 थी और कार्बोनेट की वैलेंसी -2 थी, वो कैंसिल हो जाता, तो कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये ब्रेकअप हुआ कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड। सेम एज इट इज हम आते हैं अपने दूसरे रिएक्शन की तरफ, और वो है एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें जैसे कि मैंने कहा था पहले कि रिवर्स होगा, और रिवर्स क्या होगा कि ये रिएक्शन in which two or more substances combine to form a single substance। अच्छा, एडिशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शंस भी कहते हैं। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन हो जाएंगे और वो एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको हम कहेंगे एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मिसाल के तौर पर जो हमने पहले एग्जाम्पल दी थी, उसी को अगर हम रिवर्स कर दें तो वो क्या बन जाएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। ये इस तरह से हो जाएगा। अब हमने लिखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, तो प्रोड्यूस होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको हम एक सैंपल फॉर्म में पढ़ते हैं। यह आ गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें मिल गया कैल्शियम कार्बोनेट। ये दो केमिकल रिएक्शंस हो गए। अब क्योंकि हमारा टाइम हो गया है खत्म, इस लिहाज से जो कि अब 3-4 मिनट बचते हैं, आपने मुझसे कोई पीछे से सवाल यानी प्रीवियस में कोई सवाल पूछना है तो वो सवाल पूछ सकते हैं। और मेहरबानी करके ये मत दोहराइएगा कि दोबारा के लिए आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को ही आप दोबारा तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा, जितनी मर्तबा चाहें वो आप सुन सकते हैं। अनस, आपको बहुत जल्दी है? अभी मेरे 3 मिनट बाकी हैं जी। इसमें कोई सवाल पूछना चाहे तो वो आप सवाल पूछ सकते हैं। जी बेटा, जल्दी से, शाबाश। मैंने बाकी 3 रिएक्शंस रखे हैं और कल हमारे रहेगा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ जो स्टूडेंट्स बार बार मेरे से या यहाँ पूछ रहे थे कि हमने अभी तक वो नहीं किए केमिकल रिएक्शंस, तो ये आप देख सकते हैं कि वो हमने केमिकल रिएक्शंस भी कल की तारीख में इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएंगे। 2 हमने आज कर लिए हैं, 3 हम कल कर लेंगे। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है वो समझने की है, वो हम कल समझेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस तरह से जो आपको सिलेबस दिया गया है अब तक का, जिसमें डेफिनेशंस और न्यूमेरिकल्स और यहाँ तक जो कुछ पढ़ाया गया था, वो सब में से आपका एमसीक्यू टेस्ट लिया जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड, आप मेंटली तौर पे न्यूमेरिकल्स करने के लिए तैयार रहें, और उसमें टाइम बहुत कम होगा आपको वो सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट आपको टिक करना होगा ऑप्शन पर। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके वो आप याद कर लें। और इनमें से जितने भी जो आ रहे हैं ये डेफिनेशंस अगर आपको सही समझ में आ गई है तो फिर इसी में से सवाल हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमारा टाइम, न्यूमेरिकल कब करवा, क्या मतलब बेटा अब्दुल राफे? करवाई पूछा है बेटा? न्यूमेरिकल मैंने सारी करवा दी है, कोई इस सेकंड चैप्टर में कुछ नहीं छोड़ा। और अगर आपको नहीं मिल रहा तो मेरे बच्चे वो आपको लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो अल्लाह हाफिज आज तक के लिए। इंशाल्लाह ताला सेम टाइम कल हम मिलेंगे आप।